नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द कैटलिस्ट एकेडमी पर, जहां पर मैं राहुल गौड़ आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। और केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चालू हो चुका था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अपन बात कर चुके थे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने हेलो एरीन और हेलो एल्केन्स के बारे में बताया था। जो हमारी लास्ट वीडियो थी उनमें हमने हेलो एल्केन के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। आज हम हेलो एरीन्स को भी हमने पढ़ चुके थे बिल्कुल, और हेलो एरीन्स का कुछ टॉपिक अपना पेंडिंग रह गया था। तो आज की वीडियो में हम उन हेलो एरीन के कुछ जो टॉपिक हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। आप याद कीजिए कि लास्ट जो वीडियो थी अपनी, उस लास्ट वीडियो में हमने हेलो एरीन की केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने बताया था आप सबको कि हेलो एरीन जो होता है वो 3 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन शो करता है। जिसमें आपकी पहली थी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे अपन कहते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सेकंड थी अपनी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और तीसरी थी अपनी रिएक्शन विद मेटल यानी धातु के साथ अभिक्रिया। ये तीनों के बारे में मैंने आपको इंट्रो दे दिया था। और मैंने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था। यानी अपनी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल से सब कुछ बता दिया था। मैंने आपको बताया था कि हेलो एरीन जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों होते हैं ये भी अपन ने बात करी थी। और कौन कौन सी रिएक्शन ये शो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक कराने के लिए आपको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप याद आ गया होगा आपको। बस उसी की बात अपन लास्ट में कर चुके थे। आज अपने वाला जो टॉपिक होने वाला है, आइए देखते हैं। सब बिल्कुल देखेंगे ध्यान से। आज अपना जो टॉपिक है वो है अपना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज क्या टॉपिक होने वाला है अपना? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आज अपना टॉपिक होने वाला है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, बिल्कुल आप सबके समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया मीनिंग क्या है इसका मीनिंग ये है कि आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आएगा, हेलो एरीन पर अटैक करेगा और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। आपका जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो आपके हेलो एरीन पर आक्रमण करेगा और आक्रमण के साथ ही वहाँ पे आपको प्रतिस्थापन देखने को मिलेगा। इसी को अपन कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसकी शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। आप देखेंगे सबसे पहले मैं आपको हेलो एरीन का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको मैं समझा देता हूँ कि क्या होता है हेलो एरीन के केस में। आप देखिए, मैंने आपके सामने बनाया है एक हेलो एरीन, या जिसे आप एरिल हैलाइड बोलते हैं, या फिर जैसे आप हेलो बेंजीन बोलते हैं। बाकी आपका जो मन है वो आप सब बोल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, जब भी मैं हेलो एरीन की बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि आपका जो हेलो एरीन होता है वो एक डीएक्टिव ग्रुप होता है। कैसा होता है ये? डीएक्टिव होता है। और साथ ही यदि मैं इसके डायरेक्शन की बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव होता है। कैसा होता है? ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव। क्या मतलब है? मैंने कहा कि आपका जो हेलो एरीन है वो कैसा होता है? निष्क्रिय होता है। ठीक है, और साथ ही क्या होता है? ऑर्थो और पैरा निर्देशी होता है। ठीक है, आपकी समझ में आ रहा होगा। अब इसका क्या मीनिंग है, क्या मतलब है इन दोनों शब्दों का, वो आप समझें। हमने कहा कि हेलो एरीन जो है वो एक डीएक्टिव ग्रुप है। कैसे? बिल्कुल कैसे, ये आप समझें। ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आपका जो हेलोजन एटम है ये क्या होता है, इसका एक नेचर होता है, ये इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है। ठीक है, जो आपने इफेक्ट देखा होगा जिसे अपन बोलते हैं -I इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? -I इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? -I इफेक्ट। इसका पूरा नाम भी आपको पता होगा। इसे अपन बोलते हैं हिंदी में प्रेरणिक प्रभाव, इंग्लिश में इसको बोलते हैं अपन इंडक्टिव इफेक्ट। तो आपका जो हेलोजन एटम है इसका एक प्रेरणिक प्रभाव देखने को आपको मिलता है। प्रेरणिक प्रभाव में क्या होता है? हेलोजन एटम का एक ऐसा नेचर होता है कि वो बेंजीन रिंग में से इलेक्ट्रॉनों को खींचता है। और जब ये बेंजीन रिंग में से इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा
यानी आपकी जो बेंजीन रिंग है जिस उसमें से जब ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा तो कहीं ना कहीं आपकी बेंजीन रिंग में जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होने वाली थी वो क्या हो गई है, कम हो गई है। कम से क्या सीन है, इलेक्ट्रोफाइल जब उस पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल आप सब पता है E+, जिसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक तो नॉर्मल बेंजीन आपने दिखा दी उसको, एक आपने एरोमेटिक बेंजीन दिखा, सॉरी एक आपने उसको हेलोएरिन दिखा दी। तो नॉर्मल बेंजीन में उसको इलेक्ट्रॉन दिख रहे थे, लेकिन हेलोएरिन के केस में उसको इस बेंजीन रिंग पर अपने क्या हैं, इलेक्ट्रॉन कम मिलेंगे। तो कम मिलेंगे मतलब कहीं ना कहीं आपका जो हेलोजन कंपाउंड है ये बेंजीन रिंग में से इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करता है। विड्रॉ करने के साथ ही वो कौन सा इफेक्ट है, -I इफेक्ट, जिसे अपन बोलते हैं प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट के कारण आपकी जो बेंजीन रिंग है वो कैसी हो जाती है, डीएक्टिव हो जाती है। तो आप कहेंगे ड्यू टू -I इफेक्ट। ठीक है, तो -I इफेक्ट के कारण आपका ये क्या होता है, जो आपकी बेंजीन रिंग है वो डीएक्टिव हो जाती है। ठीक है, अगली बात, अब इसका क्या मीनिंग है कि आपका जो हेलोएरिन है वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव होता है। इस प्रोसेस को आप समझेंगे ड्यू टू रेजोनेंस। आप समझेंगे इस टॉपिक को ड्यू टू रेजोनेंस। ड्यू टू रेजोनेंस, जब भी रेजोनेंस की बात आ जाती है, जब भी रेजोनेंस की बात आती है तो आप सभी समझते हैं कि रेजोनेंस है तो कहीं ना कहीं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी। और जब हम हेलोएरिन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, जब हम हेलोएरिन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो हम क्या नोट करते हैं, हम देखते हैं कि हमें क्या मिला। जैसे मैंने हेलोएरिन है आपका, यहाँ पे इसके पास क्या है, लोन पेयर। तो लोन पेयर होने के कारण यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने के साथ ही पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे। और जैसे ये शिफ्टिंग आपको देखने को मिलेगी तो आप कहेंगे कि यहाँ पर तो आ चुका है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आ चुका है आपका डबल बॉन्ड। आपको याद आ रहा होगा ये हमने पहले भी बनाई थी। ठीक है, फिर आगे ये लोन पेयर इधर शिफ्ट होंगे और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो जैसे ये शिफ्टिंग होगी तो क्या होगा, इधर नेगेटिव चार्ज, इधर डबल बॉन्ड, और यहाँ पर आपका हेलोजन विद पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट कंडीशन में आपके लोन पे इधर शिफ्ट हुए और पाई बॉन्ड कहाँ है, इस कार्बन पर शिफ्ट हो गए। तो जैसे इस कार्बन पर शिफ्ट हुए तो यहाँ तो लोन पेयर, बाकी डबल बॉन्ड और बाकी अपना हेलोजन विद प्लस चार्ज। ठीक है, अब जब नेक्स्ट जो कंडीशन होगी तो आपको जैसी नेक्स्ट कंडीशन होगी तो आपका फिर से बेंजीन में एक डबल बॉन्ड बनेगा, और डबल बॉन्ड बनने के साथ ही ये जो डबल बॉन्ड यहाँ था वो कहाँ चला जाएगा, हेलोजन पर एज अ लोन पेयर शिफ्ट हो जाएगा। ये सभी बात आप जानते हैं। यानी आप सब ने जब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखी तो आप कहेंगे कि हेलोएरिन के केस में आपके जो ऑर्थो पोजीशन है और जो पैरा पोजीशन है, इन तीनों पोजीशन पे देखो, ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो, यानी ये तीनों जो कंडीशन हैं, इन तीनों कंडीशन में आपके जो लोन पेयर हैं वो ऑर्थो और पैरा स्थिति पर आपको दिखाई देते हैं। यानी कहीं ना कहीं अपन कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो कहाँ है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अपन को बहुत अच्छी मिलती है। ठीक है, जब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आपको मिली तो कहीं ना कहीं जब आपका इलेक्ट्रोफाइल आएगा, जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आएगा, रिएक्ट करने आएगा, तो आपके इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन देखेंगे ऑर्थो और पैरा पे। तो जैसे ही उसको इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो वो रिएक्शन करेगा विद ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। यानी आपका आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कैसा होगा, ऑर्थो और पैरा निर्देशी होगा, यानी ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव होगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। यानी इलेक्ट्रोफाइल जो है वो या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या पैरा पे जुड़ेगा। या आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि मैं आपके सामने यदि एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो मैं आपसे कहता हूँ कि ये जो हेलोएरिन है, जो मैंने क्लोरोबेंजीन बनाई है, इसमें आपका ये जो क्लोरीन है ये इलेक्ट्रॉनों को खींचता है, किसके बेसिस पर, -I इफेक्ट के बेसिस पर। ठीक है, इसके बेसिस पर, यानी इसकी जो रिएक्टिविटी होती है, इसकी जो रिएक्टिविटी होती है हेलोएरिन की, वो कौन डिसाइड करता है, तो आप कहोगे -I इफेक्ट जो है वो इसकी रिएक्टिविटी को डिसाइड करता है। क्योंकि हेलोएरिन के केस में आपको दो ही इफेक्ट देखने को मिलते हैं, एक तो -I इफेक्ट देखने को मिलता है और इसके साथ साथ यहाँ पर हमें क्या मिलता है, +R इफेक्ट। यानी हमें दो इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं, एक तो -I इफेक्ट और एक +I इफेक्ट। तो आप कहोगे जो रिएक्टिविटी होती है वो तो कंट्रोल होती है -I इफेक्ट के द्वारा, और जो यहाँ पे डायरेक्शन जो होती है, यहाँ पे इनकी डायरेक्शन जो होती है ये कंट्रोल होती है आपकी +R इफेक्ट से।
ठीक है। तो ये आप ओरिएंटेशन बिल्कुल आप कह सकते हैं कि जो रिएक्टिविटी है वो तो आपकी डिसाइड होती है माइनस आर आई इफेक्ट से, और इसकी डायरेक्शन बोल लो चाहे ओरिएंटेशन बोल लो, ठीक है, डायरेक्शन काफ़ी है, तो डायरेक्शन जो होती है वो प्लस आर इफेक्ट से डिसाइड होती है, कंट्रोल होती है। तो हेलो एरिन के केस में आपने इतनी सारी चीज़ें सीखी। यदि ये चीज़ें आपको पता हैं, इजीली ये चीज़ें आपको पता हैं, तो आप बता सकते हैं कि बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो कैसे बनेगा। यानी मैं एक नॉर्मल जनरल एक स्टेटमेंट दे सकता हूँ यहाँ से कि आपकी जो हेलो एरिन होती हैं, आपकी जो हेलो एरिन होती हैं वो नॉर्मली क्या शो करती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करती हैं। यानी ये जर्नली इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करती हैं। क्यों करती हैं, इसका रीज़न हमने अभी देखा, हमने हेलो एरिन का पूरा केस देखा, हमने देखा ये डीएक्टिव होता है, ऑर्थो और पैरा निर्देशी होता है, और किसके बेसिस पे होता है, ये भी अपन ने पूरी बात यहाँ पे समझी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब अपन कराने वाले हैं रिएक्शन, यानी इलेक्ट्रोफाइल का कराने वाले हैं अटैक। आप सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ध्यान रखें कैसी बनते हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक है वो आपने ये वाला टॉपिक 11th क्लास की 13 जो चैप्टर है उसमें पढ़ा होगा, क्योंकि यहाँ वहाँ पे बेंजीन रिंग की रिएक्शन जो दिखाई थी, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ऑफ बेंजीन, वहाँ पे आपने पूरा टॉपिक देखा होगा। वहाँ पर इसकी जो मैकेनिज्म है वो भी बिल्कुल दिखाई होगी आपको, तो वहाँ से भी आप इसको समझ के आगे पढ़ सकते हैं कि वो है उसका क्या है, बेसिक है, उसका क्या है, बेसिक है। ठीक है, तो अपन आगे रिएक्शन देखते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन को हम बोलते हैं हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण आप सब समझ रहे होंगे। हेलोजनीकरण मतलब कहीं ना कहीं आपका हेलोजन जुड़ने वाला है। यानी जब मैं एरोमेटिक रिंग पर, जैसे मैंने यहाँ पे क्लोरोबेंजीन ले ली, ठीक है, इस क्लोरोबेंजीन पर मैंने क्या कराया, Cl2 की रिएक्शन कराई, और जैसे ही मैं रिएक्शन कराता हूँ, ठीक है, ये रिएक्शन आप सभी जानते हो, आप किसी ना किसी लुईस एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, एनहाइड्राइड FeCl3 ले ले, आप चाहते हैं तो एनहाइड्राइड AlCl3 ले ले, आपका जो मन है वो आप ले सकते हैं। यानी आपको लेना क्या है, लुईस एसिड लेना है। ठीक है, और साथ में रिएक्शन करानी है डार्क में। तो आप जैसे ही रिएक्शन कराओगे तो आप देखोगे कि क्या होने वाला है, आपको दो प्रकार के 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं, आपको 2 प्रकार के उत्पाद देखने को मिलते हैं। कैसे कैसे मिलते हैं, इस हेलोजन के रिगार्डिंग एक आपको मिलता है ऑर्थो, एक मिलता है आपको पैरा। ठीक है, यानी आपको एक तो मिलता है ऑर्थो प्रोडक्ट, एक मिलता है आपको पैरा प्रोडक्ट। जब आप इनकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो आप कहेंगे कि आपका जो पैरा प्रोडक्ट है ये आपका मेजर होता है, और ये ऑर्थो जो प्रोडक्ट है वो आपका प्रोडक्ट क्या होता है, माइनर होता है। पैरा प्रोडक्ट मेजर, सेकंड वाला माइनर। ऐसा क्यों, क्या रीज़न है इसके पीछे कि पैरा प्रोडक्ट जो है मेजर है। तो आप सब समझ सकते हैं कि आपका जो क्लोरीन है इसके चारों ओर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, बिल्कुल है। तो ऐसे ही इसके भी चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, बिल्कुल। तो ऐसे ही क्लोरीन के जो चारों ओर है, आपको पता है लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर होते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। और जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड आप ऑर्थो पोजीशन पे जब ये देखेंगे कि जो क्लोरीन है वो पास पास हैं, पास पास होने के साथ साथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड देखने को मिला आपको। इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको रिपल्सन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, रिपल्सन। लेकिन पैरा पोजीशन पर ये दोनों एटम जो है काफ़ी अच्छे डिस्टेंस के साथ हैं, तो यहाँ पे हमको किसी भी प्रकार का कोई रिपल्सन देखने को नहीं मिलता। इसके कारण अपन कहते हैं कि जो मेजर प्रोडक्ट है वो अपना पैरा है, ऑर्थो जो प्रोडक्ट है वो क्या है, माइनर। आप सभी समझते हैं रिपल्सन का मतलब, एक नॉर्मल व्यवहारिक ज्ञान से समझें कि रिपल्सन का मतलब है कलेश। यदि आपके घर में कलेश चलते हैं तो आपकी जो घर की जो स्टेबिलिटी है वो कैसी हो चुकी है, कम हो चुकी है। तो एक ऐसा घर जिसमें बिल्कुल रिपल्सन नहीं है, सब मज़े से रह रहे हैं, तो वहाँ पे सब खुश रहेंगे, यानी आपकी जो घर की स्टेबिलिटी है वो कैसी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। ठीक है, यानी इस तरीके से आप स्टेबिलिटी का भी बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि हमें 2 प्रकार के प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। सेकंड में आपको समझाऊं, यहाँ पे हेलोजन के बाद मेरा सेकंड जो टॉपिक होने वाला है वो है आपका नाइट्रेशन। आपका जो सेकंड प्रोडक्ट रिएक्शन होने वाली है वो होने वाली नाइट्रेशन है।
नाइट्रेशन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं नाइट्रोजनीकरण। क्या बोलते हैं हिंदी में? नाइट्रोजनीकरण। यानी इसमें क्या होता है, आपकी जो एरोमेटिक रिंग है उस एरोमेटिक रिंग पर, या आपने ले लिया हेलो एरिन, हेलो एरिन की रिएक्शन जब मैं यहाँ पे कराता हूँ, किसकी उपस्थिति में कराऊँ, देखिए आप, मैं यहाँ पे रिएक्शन कराने वाला हूँ आपकी एक तो कंसनट्रेटेड HNO3 और साथ में कंसनट्रेटेड H2SO4। इनके साथ जब मैं इस कंपाउंड को हीट कराता हूँ तो मैं देखता हूँ कि हमें बिल्कुल दो प्रकार के प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। हमें दो प्रकार के प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। अब कौन कौन से हैं आप सब बताएंगे। एक तो हमें मिलेगा ऑर्थो, एक मिलने वाला है हमें पैरा, और जो पैरा प्रोडक्ट होता है वो मेजर होता है और सेकंड वाला माइनर होता है। क्यों होता है? वही ऊपर वाली कहानी, सेम कहानी होने वाली है। तो आप मेजर और माइनर का कॉन्सेप्ट तो समझ चुके होंगे, तो नाम भी आप जानते हो, ठीक है, नाम भी आप उसके बेसिस पे लिख सकते हैं कि ठीक है। तो ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ठीक है। IUPAC में आप कर सकते हो तो 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन, 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन, ये इनके IUPAC नाम है जो आप सभी जानते हैं अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो कैटलिस्ट काम में लिया है वो है आपका HNO3 और H2SO4। इसको भी आप एक तरीके से समझ लें कि ये कैसे रिएक्शन होती है कि आपका जो HNO3 है वो इस तरीके से, आप सभी जानते हैं ये HNO3 की स्ट्रक्चर है। आपका जो H2SO4 है इसकी स्ट्रक्चर भी आप सभी जानते हैं, ऐसी होती है बिल्कुल। तो यहाँ से क्या होता है, इसके जो लोन पेयर हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन को अटैक करते हैं हाइड्रोजन पर। तो जैसे ही वो हाइड्रोजन पर अटैक करते हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, और निकलने के साथ ही क्या होने वाला है, आपका जो HNO3 पर जब हाइड्रोजन पहुँचेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि H2SO4 जो होता है वो एक अच्छा एसिड है, और अच्छा एसिड होने के कारण वो इजीली अपना हाइड्रोजन रिमूव कर देगा। तो जैसे ही यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा तो कहाँ आके जुड़ जाएगा, यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। अब इसने जोड़ा है तो इस पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। और आप सभी जानते हैं यदि कहीं भी आपको H2O बनता दिखे, पानी बनता दिखे, तो इजीली वहाँ से बाहर निकल जाता है। तो होगा क्या, ये जो ऑक्सीजन है वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये कहाँ, पानी की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन खींचे गए हैं तो आपका जो नाइट्रो है इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। यानी कहीं ना कहीं आपका इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है। और जब इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, आपकी एरोमेटिक रिंग पर अटैक करेगा। अटैक करने वाली जो पोजीशन है वो है आपकी ऑर्थो और पैरा, यानी आपकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर यह इजीली अटैक करेगा, और अटैक करने के साथ ही कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। तो आपने दो प्रकार की रिएक्शन पढ़ी, जिसमें आपने हेलोजनीकरण पढ़ा और एक नाइट्रेशन पढ़ा, यानी नाइट्रोजनीकरण पढ़ा, ठीक है। अब इसके बाद सेम इसी कॉन्सेप्ट पर अपन की आगे रिएक्शन होने वाली है, जिसको मैं बोलूँगा सल्फोनीकरण, सल्फोनाइजेशन, जिसे आप क्या बोलेंगे, सल्फोनीकरण, सल्फोनाइजेशन। देखिए हम इसी में कर रहे हैं, मेहनत बचाने के लिए, आप सब समझ सकते हो, ठीक है। सल्फोनाइजेशन, सल्फोनाइजेशन को हिंदी बोलते हैं सल्फोनीकरण। ये भी सब आप 11th में अच्छे से पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पे जब अपन रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, तो जैसे ही आप कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो आपका क्या जुड़ेगा, यहाँ पे आपका जुड़ेगा SO3H, ठीक है। क्या जुड़ेगा, SO3H। आप H2SO4 से रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे SO3H जुड़ता है। कैसे होता है ये भी आपने 11th में पढ़ा होगा, उस पर अपन ज़्यादा बात करेंगे नहीं, आप समझ सकते हैं। H2SO4 रिएक्शन करेगा, SO3 इसमें साथ में है, ओलियम जैसे आपने सुना होगा। तो इस प्रकार की मैकेनिज्म आपको देखने को मिलेगी, और SO3H ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आपको मिलेंगे। और पैरा पोजीशन अपनी जो होती है वो मेजर प्रोडक्ट होती है, और मेजर प्रोडक्ट होने से आप कह सकते हैं कि पैरा क्या है, मेजर है। इसके बाद ये सब सेम कॉन्सेप्ट चलते हैं, इसलिए इसमें कुछ ऐसा है नहीं। तो इसके बाद अपनी अगली जो रिएक्शन है वो है अपनी फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। अगली कौन सी रिएक्शन है, फिडेल क्राफ्ट, फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन। फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होने वाला है, आपकी जो फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन है उसमें क्या होने वाला है, आप सभी जानते हैं कि फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन में हेलो एरिन की रिएक्शन अपन कराते हैं किससे, एसिल क्लोराइड से, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, मेथिल क्लोराइड ले रहा हूँ यहाँ पे,
तो आप एसिल क्लोराइड से रिएक्शन करा सकते हैं। तो जैसे ही आप रिएक्शन कराएंगे, ये हमेशा याद रखें, ये जो रिएक्शन होने वाली है वो AlCl3 की प्रेजेंस में होने वाली है। एनहाइड्राइड AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। और आपको AlCl3 देखते ही याद आ रहा होगा कि इसमें क्या होता था। आपका जो AlCl3 है वो क्या करता था, यहाँ से जो आपका AlCl3 है वो यहाँ से आपके क्लोरीन को अटैक करेगा और अटैक करने के साथ ही ये AlCl3 4- बना लेगा और Cl3+ बन जाएगा, यानी आपका इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है। और जैसे ही यहाँ पे CH3 अटैक करेगा तो आपका एक तो ऑर्थो पोजीशन पर CH3 और एक पैरा पोजीशन पर CH3 बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो आपका पैरा क्लोरोटॉलुइन और ऑर्थो क्लोरोटॉलुइन आपको देखेंगे। तो इस बेसिस पे आप कह सकते हैं कि आपका पैरा जो प्रोडक्ट है वो मेजर है, वो यानी आपका जो पैरा प्रोडक्ट होगा वो हमेशा आपका मेजर होने वाला है। फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन की एक सेकंड जो रिएक्शन होती है वो भी आप समझें। इसमें हम रिएक्शन कराएंगे CH3COCl। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन एसिल क्लोराइड, इसको बोलते हैं अपन एल्किल क्लोराइड। ठीक है, ये आप सभी जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं अपन एल्किल क्लोराइड, क्योंकि यहाँ पे एल्किल समूह है। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन एसिल क्लोराइड, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि CH3CO जो होता है वो AC होता है, AC मतलब एसिल ग्रुप। ठीक है, तो जब आप ये रिएक्शन कराएंगे और रिएक्शन बिल्कुल आपकी बिल्कुल सेम वही कंडीशन AlCl3 की प्रेजेंस में, एनहाइड्राइड AlCl3 की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन होगी, क्लोरीन AlCl3 पर जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा और जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा तो एक तो ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा और सेकेंड ये पैरा पोजीशन पर आपका अटैक करेगा। और अटैक करने के साथ ही हमें दो प्रकार के कंपाउंड देखने को मिलेंगे, जिसे आप बोलते हैं एक तो पैरा कंपाउंड, एक तो आपको मिलेगा ऑर्थो कंपाउंड, एक मिलेगा आपका पैरा कंपाउंड। इस तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको ऑर्थो और पैरा कंपाउंड देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऑर्थो और पैरा कंपाउंड देखने को मिलते हैं। और पैरा कंपाउंड जो होता है, पैरा जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा आपका कैसा मिलता है, आपका मेजर होता है, मुख्य कंपाउंड होता है। ठीक है, बाकी जो ऑर्थो होते हैं वो बनता है साथ में, लेकिन वो माइनर कंडीशन पे बनता है। एक तरीके से 80-20 80-20 का आपको रेशो देखने को मिलता है। तो ये सभी जो रिएक्शन है वो हैं आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें आपने सबसे पहले हेलोजनीकरण, उसके बाद नाइट्रेशन, उसके बाद सल्फोनाइजेशन, उसके बाद फिडेल क्राफ्ट। और फिडेल क्राफ्ट में एल्किल क्लोराइड के साथ और एसिल क्लोराइड के साथ ये दोनों रिएक्शन आपने देखी। सबका एक पैटर्न सेम था, तो आपको तो बस क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल पहचानना है। और जैसे ही आपका इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है तो वो क्या करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। अटैक करने के साथ ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। अटैक करने के साथ ही पूरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आपको याद आ रहा होगा इलेक्ट्रोफाइल जब जुड़ता है तो पूरा रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस होने के साथ ही हाइड्रोजन बाहर निकलता है और इलेक्ट्रोफाइल आपका वहाँ पे स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो अपनी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो तो यहाँ ख़त्म हो चुकी है। आपकी जो अगली रिएक्शन है, आपकी जो अगली जो हेडिंग है वो है आपकी रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल यानी धातु के साथ अभिक्रिया, धातु के साथ अभिक्रिया। आपने हेलोएरीन में भी याद होगा, हेलोएरीन में धातु के साथ एक अभिक्रिया पड़ी थी जिसको अपन बोलते थे बुर्ज रिएक्शन, बुर्ज अभिक्रिया। इसमें आपको याद होगा एसिड, अपना जो एल्केन था, अपना जो हेलोएल्केन था उसकी रिएक्शन जब अपन सोडियम मेटल से कराते थे तो सोडियम मेटल क्या करता था, हेलोजन कंपाउंड से रिएक्शन करता था और हमें क्या मिलता था, इवन नंबर ऑफ प्रोडक्ट हमको देखने को मिलता था। तो इसमें आप पढ़ने वाले हैं, इसकी जो पहली हेडिंग होने वाली है वो होने वाली है आपकी फिटिंग रिएक्शन। कौन सी होने वाली है, फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन क्या होता है, सेम जिस प्रकार आपकी बुर्ज रिएक्शन होती थी उसी प्रकार से आपकी फिटिंग अभिक्रिया होती है। फिटिंग अभिक्रिया में बस क्या होता है, जहाँ आपके हेलोएल्केन काम कर रहे थे वहीं आपके अब की बार हेलोएरीन आएंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप हेलोएरीन की रिएक्शन सोडियम से कराते हैं, जैसे आप हेलोएरीन की रिएक्शन सोडियम से कराएंगे तो क्या होगा, आपका जो हेलोजन कंपाउंड है वो सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा और जैसे ही वो रिएक्शन करेगा सोडियम के साथ, जैसे ही वो अभिक्रिया करेगा तो आपका बाई प्रोडक्ट जो है वो क्या बनने वाला है, यहाँ पे NaX
ठीक है। और बाई प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, NaX बनने वाला है, ठीक है। और जैसे ये रिएक्शन होगी तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, आपका प्रोडक्ट बनने वाला है यहाँ पे बाईफिनाइल, एंड दो बेंजीन जो रिंग है वो आपस में अटैच हो जाएंगी और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बाईफिनाइल बनेगा। देखिए आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, बाईफिनाइल, बाईफेनिल आपका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। कौन सा बनेगा, बाईफेनिल आपका प्रोडक्ट बनेगा। बस कुछ नहीं, आपका हेलोजन निकला और दो एरोमेटिक जो रिंग थी वो आपस में जुड़ गई। अब ये रिएक्शन है, सबसे बड़ी बात आपको जो याद रखनी है, ये जो रिएक्शन होती है वो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। ये चीज़ आप बिल्कुल याद रखें। अब इसका एक मिक्सचर और है, आपको याद है बोर्ज अभिक्रिया, बोर्ज रिएक्शन। तो बोर्ज रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन का एक जो मिक्सचर होता है उसे अपन बोलते हैं बोर्ज फिटिंग रिएक्शन। क्या होगा इसमें क्या होगा, जब मिक्सचर है तो मिक्सचर ही होने वाला है। एक तो होने वाला है आपका हेलोएरीन, बिल्कुल, और आप सोडियम से रिएक्शन कराएंगे, और एक आपका होने वाला है हेलोएल्केन। इन दोनों का मिक्सचर इन द प्रेजेंस ऑफ बिल्कुल ड्राई ईथर, ये दोनों की रिएक्शन आपस में होता है। बिल्कुल, जब नाम का मिक्सचर हुआ है तो कंपाउंड भी मिक्स हो गए, और जैसे ही यहाँ पे मिक्सचर होगा तो आपके हेलोजन कंपाउंड तो Na के साथ चले जाएंगे। बचेगा क्या, जो बचेगा वो आपस में जुड़ जाएगा, यानी आपकी एक तो एरोमेटिक रिंग और इससे कौन जुड़ गया अपना R। इस प्रकार आपको एक कंपाउंड देखने को मिलता है। ये थी आपकी फिटिंग रिएक्शन और साथ में थी आपकी बोर्ज फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है। तो फिटिंग में क्या होता है, आपका जो हेलोएरीन है वो ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करने के साथ ही आपको बाईफिनाइल देखने को मिलेगा। याद करें आपने लास्ट ईयर 12th का पेपर देखा होगा, तो उसमें एक बाईफिनाइल बनाने का एक प्रिपरेशन थी, बाईफिनाइल कैसे बनाते हैं, तो वो आप इस प्रोसेस से बना सकते हैं, ठीक। और आपकी जो सेकंड थी बोर्ज और फिटिंग, दोनों का जो मिक्सचर होता है बोर्ज फिटिंग, उसमें अपन क्या करते हैं, हेलोएल्केन और हेलोएरीन को मिक्सचर सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं, और जैसे ही आप रिएक्शन कराओगे तो हमें इस टाइप का एक कंपाउंड देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हैं, और एग्जांपल आप जैसे ही लेंगे तो आपको इनकी नॉमेनक्लेचर भी आप कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब आपको पता होगा, यदि आप किताबें आपने देखी होंगी तो आपका बहुत सारा सिलेबस ख़त्म हो चुका है। अब बस बचा क्या है, थोड़ा सा एक टॉपिक बचा है जिसमें आपको याद होगा पॉलीहेलोजेंस। पॉलीहेलोजेंस का मतलब है मोर देन वन हेलोजन एटम, यानी यदि आपके कंपाउंड में मोर देन वन हेलोजन एटम होते हैं तो उन्हें अपन बोलते हैं पॉलीहेलोजेंस, जिनका यूज होता है अपने एग्रीकल्चर में और जो इंडस्ट्रियल जो एरिया होता है, उद्योग में और कृषि में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। जिसमें आप कुछ टाइप के पॉलीहेलोजेंस को पढ़ते हैं, जैसे आप मेथिलीन क्लोराइड को पढ़ेंगे, जिसका आपको सबको पता होगा एज अ सॉल्वेंट वो यूज होता है अपनी कैंसर के लिए। जो लीवर कैंसर होता है वो उसका रीजन होता है। आपके यदि डायरेक्ट आइज़ के कांटेक्ट में आ जाए तो आपके कॉर्निया को बर्न कर सकता है, जला सकता है आपके कॉर्निया को, ठीक है। आपके स्किन के यदि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए तो आपके स्किन को वो बर्न कर सकता है। आपके रेड जो मार्क होते हैं, आपको रेडिश मार्क भी आपको देखने को मिल सकते हैं, बिल्कुल, है ना, माइल्ड रेडिश कलर आपको देखने को मिल सकता है। वो सभी एक यूजेज हैं जिनको आप सीधे डेटा की फॉर्म में पढ़ें, इसमें इसको समझाने का होता नहीं है। मैं यहाँ पे बस कुछ चीज़ें हैं समझाने की, उसी के अंदर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो आपको क्लोरोफॉर्म में एक है आपका CHCl3, जिसे अपन बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म हिंदी में भी इसको क्लोरोफॉर्म ही बोलते हैं, ठीक है। आप इसका एक और नाम बोल सकते हो, इसको अपन बोल सकते हैं ट्राइक्लोरोमेथेन, ठीक है। ये एक इसका अलग नाम है, बिल्कुल, ये अपन सब जानते हैं। इसका आपको सबको पता है, क्लोरोफॉर्म जो होता है वो शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। यानी आपकी जो सर्जरी वगैरह होती है तो सर्जरी में एनेस्थीसिया के रूप में क्लोरोफॉर्म दिया जाता है। पहले होता था ये काम, लेकिन आजकल क्या करते हैं अपन, इसकी जगह पर यूज करते हैं ईथर का। ईथर क्यों, ईथर जो होता है वो नॉन टॉक्सिक है, मोर सेफर देन क्लोरोफॉर्म, यानी क्लोरोफॉर्म की तुलना में अच्छा सुरक्षित है। तो इसलिए अपन ईथर जैसे जो कंपाउंड है इनका निश्चेतक के रूप में या एनेस्थीसिया के रूप में उपयोग किया जाता है। ये आप एक पॉइंट समझ सकते हैं। ये एज अ सॉल्वेंट भी काम आते हैं, ठीक है। अपने जो फैट होती हैं, जो एल्कलॉइड्स होते हैं, उनमें एज अ सॉल्वेंट भी ये काम में आते हैं। इसमें समझने वाली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यदि आप क्लोरोफॉर्म क्या होता है, स्लोली ऑक्सीडाइज होता है,
यदि आप इन्वायरमेंट में इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन लाइट की प्रेजेंस में इसको आप रखें खुले में, तो ये स्लोली क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी एयर के साथ रिएक्ट करेगा और क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो जैसे ही ऑक्सीडाइज होगा तो ये कंपाउंड बनाएगा, ये COCl2, जैसे अपन बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड। और आपका जो कार्बोनिल क्लोराइड है इसका एक और नाम है जो आपने सुना होगा, फॉस्जीन। ठीक है, क्या नाम है इसका, फॉस्जीन। अब ये फॉस्जीन क्या है, आपको सबको पता है कि जो फॉस्जीन है ये एक्सट्रीमली टॉक्सिक गैस है। ठीक है, एक्सट्रीमली टॉक्सिक यानी बहुत ज़्यादा हानिकारक है, जहरीली है, पॉइजनस गैस है ये। ठीक है, कैसी है, पॉइजनस गैस है, एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस है, जहरीली गैस होती है। यदि इसको क्लोरोफॉर्म को खुले में छोड़ा तो ये ऑक्सीडाइज होगा लाइट की प्रेजेंस में और क्या बना देगा, ये एक जहरीली गैस बना लेगा जिसे अपन बोलते हैं फॉस्जीन गैस। ठीक है, तो अगली बात यही है, यदि ये फॉस्जीन बना रहा है तो कैसे स्टोर कर सकते हैं अपन। क्लोरोफॉर्म को स्टोर करने के लिए आप क्या करोगे, डार्क कलर्ड और बिल्कुल फिल्ड एक बोतल लोगे। ठीक है, उस बोतल में आप इसको रखोगे, जिससे आपने बिल्कुल फिल किया, इसको पूरा भरा हुआ है, जिससे उसमें एयर ना रहे, डार्क है जिससे उसमें लाइट इंटर ना कर सके। तो आप ऐसी कंडीशन में आप एक बोतल लेके आएंगे, जिसको डार्क कलर्ड फिल्ड बोतल लेके आएंगे, जिसमें आप क्लोरोफॉर्म को रखोगे। तो इससे क्या होगा, ना तो उसको एयर मिलने वाली है ना ही लाइट। जब ये दोनों नहीं मिलेंगे तो आपका क्लोरोफॉर्म स्टोर हो जाएगा। तो आप इसको स्टोर कर सकते हैं, ये एक तरीका है। ठीक है, एक आपने इसमें नाम सुना होगा फ्रेऑन का। फ्रेऑन जो होता है वो क्या होता है, सबसे पहली बात तो आपका जो फ्रेऑन है, फ्रेऑन जो गैस होती है, सबने नाम सुना होगा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये एथेन और मेथेन का एक कंपाउंड होता है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड ऑफ एथेन एंड मेथेन, यानी ये क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड का एथेन का और मेथेन का एक कंपाउंड होता है। ठीक है, इसका आपको सबको पता है, एयर कंडीशनर, अपने जो एयर कंडीशनर AC वगैरह होते हैं या जो प्रशीतक होते हैं अपने रेफ्रिजरेटर, उन सब में इसका उपयोग किया जाता है। और आपको ये भी पढ़ा होगा आपने कि फ्रेऑन जो है वो जो अपना स्ट्रेटोस्फीयर है, यानी आपका जो शोभ मंडल है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, उसमें क्या होता है, जब फ्रेऑन गैस वहाँ जाती है तो ओजोन की जो लेयर है उसके साथ रिएक्शन करेगी, और रिएक्शन करने के साथ ही ओजोन का जो बैलेंस है, ओजोन की लेयर का जो बैलेंस है, उसको भी ये अपसेट कर देती है। यानी कुछ जो पॉइंट हैं आप उनको पढ़ सकते हैं, ये स्टेबल होती है, नॉन टॉक्सिक होती है, और बिल्कुल ऐसे कुछ पॉइंट हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। मेरा उससे आपको मोटिव नहीं है, मैं आपको जो यहाँ पढ़ाने वाला हूँ वो सबसे बड़ी बात है नॉमेनक्लेचर, फ्रेऑन का नॉमेनक्लेचर, जो आपकी बुकों में आपको देखने को नहीं मिलेगा, नहीं है ये बुकों में। लेकिन आपने यदि लास्ट ईयर का पेपर देखा हो, चाहे वो ईयरली हो चाहे हाफ ईयरली हो, दोनों में आपको फ्रेऑन का एक कंपाउंड देखने को मिला था, जिसमें आपको नॉमेनक्लेचर भी पूछा था। वो कंपाउंड था आपका CF2। वो आपका कंपाउंड कौन सा था, वो आपका कंपाउंड था CF2Cl2। ये कंपाउंड है जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है इंडस्ट्रियल एरिया में। इंडस्ट्रियल एरिया में कॉमनली यूज होने वाला जो कंपाउंड है वो कौन सा, आपका CF2Cl2। तो इसी का नाम पूछा था। तो यदि फ्रेऑन का कभी भी नाम निकालना हो तो आप किस प्रकार निकाल सकते हैं, ये बात हम करने वाले हैं। तो आपको यदि फ्रेऑन का नाम पूछे तो आप बोलोगे फ्रेऑन X/Z। अब यहाँ पे X, Y और Z इन तीनों का क्या मीनिंग है तो वो आप समझें, देखें। X का जो मीनिंग होता है उसे अपन बोलते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम -1। Y का जो मीनिंग है वो आप बोलोगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम +1। Z का जो मीनिंग है वो आप बोलने वाले हैं नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम, यानी फ्लोरीन एटम का नंबर। यदि आपके सामने एग्जाम्पल से समझते हैं, चलो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, मैंने लिखा CF, इसी को देख लेते हैं CF2Cl2, इसका नाम बताएं। तो आप बोलोगे इसका नाम, सर इसका नाम होता है फ्रेऑन। देखिए आप XYZ का मतलब, X का मीनिंग होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम -1, यानी आपको इसमें कितने कार्बन दिख रहे हैं, बिल्कुल 1 दिख रहा है। तो 1 में से 1 गया तो 0,
सेकंड बाई, बाई का मीनिंग है नंबर ऑफ हाइड्रोजन। क्या आपको हाइड्रोजन दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। +1, यहाँ 0 है, आपने +1 किया तो क्या जाएगा 1। थर्ड जेड का मीनिंग क्या है? नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम। फ्लोरीन एटम कितने हैं यहाँ पे? 2, तो आप इसका क्या नाम बोलोगे? फ्लोरीन 12, ठीक है, ये चीज़ है। एक आप बोल सकते हो CFCl3, इसका नाम बताएं। आप C2F2Cl4, इसका नाम बताएं। तो आप सबका नाम आप आसानी से बता सकते हैं, सबका नाम आप आसानी से निकाल सकते हैं यदि आपको पता है कि X/Z का क्या मीनिंग होता है। तो आप इजीली देखें, फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। आपके X का मीनिंग मतलब होता है कार्बन एटम -1, तो कार्बन 1 है तो 1 में से 1 गया तो 0। आपके बाई का मतलब है हाइड्रोजन एटम +1, हाइड्रोजन 0 है तो क्या जाएगा यहाँ पे +1। आपके फ्लोरीन का जो नंबर होता है वो सेम टू सेम आपको दिखाई देगा। तो ये आपका नंबर होने वाला है फ्रेऑन 011, ठीक है। इसमें देखें तो आपको पता है क्या होता है? X का मतलब कार्बन -1 तो 1 रह जाएगा, हाइड्रोजन +1 तो हाइड्रोजन 0 है तो 1 आ गया। फ्लोरीन जितने एटम है वो, तो आपका क्या नाम होने वाला है इसका? फ्रेऑन 112। तो इसके बेसिस पे आप फ्लोरीन, क्लोरोफ्लोरो जो कंपाउंड होते हैं, जो फ्लोरीन गैस होती है, इन सब का नोमेनक्लेचर इजीली कर सकते हैं, उसके बारे में आप बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपने फ्रेऑन गैस का नाम पूरा नोमेनक्लेचर कर दिया। अब कुछ चीज़ें जो आपकी बताना बाकी हैं, वो ज़्यादा कुछ है नहीं। एक तो है आपका DDT। क्या है? DDT। आपकी यदि आप इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप देखेंगे इसकी जो स्ट्रक्चर होने वाली है वो कुछ इस प्रकार होने वाली है, जिसमें आपको बेंजीन रिंग दिखने वाली है। क्या दिखने वाली हैं? 2 बेंजीन रिंग दिखने वाली हैं। दोनों बेंजीन रिंग पर एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही ये जो बेंजीन रिंग है वो आपकी जुड़ी हुई है इस प्रकार से, बिल्कुल, ठीक है। आप चाहें तो उसको ऐसे भी बना सकते हैं, कोई मना नहीं है कि आपके एक कार्बन पे 3 क्लोरीन है, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। दूसरे कार्बन पर एक बेंजीन रिंग, उस पर क्लोरीन, और इस कार्बन पे फिर वही एक बेंजीन रिंग और एक क्लोरीन। ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, बस मैंने यहाँ कार्बन शो नहीं किए हुए हैं और यहाँ पे मैंने कार्बन शो किए हुए हैं। यदि मैं इसका नोमेनक्लेचर करूँ तो इसका क्या नाम होने वाला है? इसका नाम होने वाला है, आप बोलोगे पैरा डाईक्लोरो डाईफिनाइल। आपको दिख रहे होंगे पैरा पे क्या है? डाईक्लोरो, ये क्या है? डाईफिनाइल। ट्राईक्लोरो, देखिए इस कार्बन 3 क्लोरो है, ट्राईक्लोरो, और कितने कार्बन? 2 कार्बन, तो क्या नाम हो जाएगा? एथेन। तो इसी के बेसिस पे इसका नाम रखा गया, जिसमें आप देखते हैं इस D, फर्स्ट D, सेकंड D और थर्ड T। तो क्या नाम रखा गया इसका? DDT। इसका जो यूज होता है, इसका कहाँ यूज होता है? इसका यूज आपने सबने सुना होगा, इसका यूज जो है वो इंसेक्टिसाइड में, इंसेक्टिसाइड जो होते हैं उनमें इसका यूज होता है, यानी प्रतिरोधी, यानी कीड़े मकोड़ों को मारने में इसका उपयोग होता है। जैसे मलेरिया के जो मॉस्किटो होते हैं, मलेरिया के जो मॉस्किटो जो होते हैं, या फिर आपके थाइपस जो बीमारी है उसमें जो जोक वगैरह होते हैं, उनको मारने में या फिर उन पर इफेक्ट डालने में इफेक्टिवनेस जो होती है वो DDT की काफ़ी अच्छी होती है। इसमें एक सबसे बड़ी बात ये भी है, एक साइंटिस्ट का नाम भी इसमें आपको देखने को मिलेगा आपका, उसका नाम है पॉल म्यूलर। क्या कहते हैं ये? इन्होंने पहली बार डिस्कवरी की थी DDT के बारे में, DDT के इफ़ेक्टिवनेस के बारे में जो डिस्कवरी की थी फर्स्ट टाइम, वो कौन थे? पॉल म्यूलर, ठीक है। यानी DDT इफेक्टिवनेस होता है, क्या उपयोग करता है ये एज ए इंसेक्टिसाइड, यानी इंसेक्टिसाइड की तरह कैसे काम करता है, इसके बारे में सबसे पहले अपन को बताया था पॉल म्यूलर ने। सबसे बड़ी बात, आपके सबसे बड़े जो काम की चीज़ है वो होने वाली है DDT की स्ट्रक्चर। उसका आपको देखना है कि 2 कार्बन होते हैं, एक कार्बन पे आपको 3 क्लोरीन देखेंगे और सेकंड वाले कार्बन पे आपको पैरा क्लोरो डाईफिनाइल कंपाउंड देखने को मिलेगा। तो अब इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर सकते हैं, बिल्कुल। तो इस तरीके से आप DDT का नाम, सबसे बड़ी बात फिर मैं आपसे बार बार कहना चाह रहा हूँ कि ये DDT के बारे में आपसे कुछ ना पूछ के केवल इसका जो नाम है DDT का फुल फॉर्म पूछी जाती है और स्ट्रक्चर पूछी जाती है। तो आपका 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको मोस्ट ऑफली दिखाई देगा, बाकी चीज़ें इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखती हैं। इसमें एक और नाम चलता है जो भी आपकी बुक से थोड़ा हटके हैं, वो भी आप देखें। एक होता है BHC, जिसको अपन बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? अपन बोलते हैं
बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, ठीक है। इसका एक और नाम है, जो अदर नाम आता है उसमें आता है लिंडेन। इसका एक और नाम आता है जिसे अपन बोलते हैं गैमेक्सिन, गैमेक्सेन, या फिर इसको अपन बोलते हैं 666, ठीक है। इसका एक IUPAC नाम है, इसको अपन बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो बेंजीन, ये इसके नाम है। जब आप इसकी स्ट्रक्चर देखोगे तो आप देखोगे कैसे नाम, मैंने नाम किस बेसिस पे किए हैं। आप जब बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं, जब आप बेंजीन की रिएक्शन, आपके सामने ये बेंजीन है, इस बेंजीन की रिएक्शन आपने कराई है Cl2 से, और ये रिएक्शन जो हुई है वो सनलाइट में होने वाली है, ठीक है। किस में होने वाली है? सनलाइट में। आप इसको ध्यान से देखें, मैंने बोला है सनलाइट। तो जैसे ही आप रिएक्शन कराएंगे तो ये जो रिएक्शन है वो अनकंट्रोल्ड होगी, और इतनी अनकंट्रोल होगी कि यहाँ से जो सभी हाइड्रोजन है और जो डबल बॉन्ड है वो सब गायब हो जाएंगे, और सब पे क्या जुड़ जाएगा? क्लोरीन। सब पे क्या जुड़ जाएगा? क्लोरीन। और जैसे ही यहाँ पे क्लोरीन जुड़ेगा तो आपको स्ट्रक्चर में नाम दिख रहा होगा, सॉरी आप इसको स्ट्रक्चर को नाम बोलोगे 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, ये आप नाम बोलोगे, ठीक है। तो ये होता है आपका लिंडेन, गैमेक्सिन, जिसको आप बोलते हैं 666, जिसको आप 666 यहाँ पे कहते हैं, ठीक है। तो आपका एक मैंने फ्रेन के बारे में आपको बताया, मैंने आपको यहाँ पे DDT के बारे में बताया, और मैंने आपको यहाँ पे बताया है BHC के बारे में, ठीक है। ये तीनों चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं, और ये आप जैसे इन टॉपिकों को देखोगे तो आप कहोगे कि हमारा जो यहाँ पे सिलेबस है, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, और लास्ट टॉपिक है मतलब कि आपका जो चैप्टर है वो यहाँ पे आपको ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं वो आपको बिल्कुल एंड में दिखाई देंगी, जो आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। इसका यदि आप यूज पूछें तो इसका यूज भी इंसेक्टिसाइड्स की तरह ही होता है। आप जैसे DDT काम में ले रहे थे, ऐसे ही आप बेंजीन हेक्साक्लोराइड लेते हो, ये आपने सुना भी होंगे ये नाम, DDT और बेंजीन हेक्साक्लोराइड दोनों नाम सुने भी होंगे, फ्रेन भी आपने बहुत सुना होगा। तो ये तीनों जो हैं इसके बारे में आप पढ़ें। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो आपका हेलोएरिन और हेलोएरिन का आज हो चुका है समापन। अब बाद में कभी अध्यापन कराएंगे इसके लिए, ठीक है। बाकी आप जो हमारा अगला चैप्टर होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो अगली चेन में जो हमारा अगला चैप्टर है, जिसको आप बोलते हो 7 चैप्टर, जिसमें आपका चैप्टर आएगा एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो आप उसको भी अच्छे से देखें और बिल्कुल सपोर्ट करें, इसी तरह वीडियो देखते रहें और पूरा अच्छे से पढ़ें। आपका जो वीडियो देखने का जो पैटर्न है, या फिर आप जितना वीडियो देखोगे उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा, हमें उतना ही अच्छा लगेगा, हम आपको उतने ही प्रेम और प्यार से पढ़ाते रहेंगे। तो बिल्कुल देखते रहिए। धन्यवाद।